Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 water resources. बेटा ये चैप्टर आप लोगों के लिए होने वाला है सुपर डुपर इजी। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हैं उससे आप फेमिलियर हैं। जो कुछ नए टॉपिक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी नहीं हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे। बेटा आप सबको पता है कि अगर अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है तो वो क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर प्रेजेंस है वाटर का। अगर वाटर नहीं होता तो क्या हमारी लाइफ होती? पॉसिबल ही नहीं था। नियरली 2/3 जो पार्ट है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है। अर्थ के अंदर मतलब जब हम अर्थ को डिग करते हैं, कुआं बनाते हैं, वेल बनाते हैं, तो हमें पता चलता है ना कि धरती के अंदर भी पानी है। देखो अर्थ के ऊपर तो आपको पानी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ओशन, रिवर्स, लेक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, पर जब आप अर्थ के अंदर डिगिंग करते हैं तब भी मिल जाता है आपको पानी। तो अर्थ के ऊपर भी पानी है, अर्थ के अंदर भी पानी है। अच्छा, ये जो वाटर है ये एयर में भी होता है। कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। बारिश तभी तो होती है ना, तो एयर में भी वाटर है। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें भी 70% वाटर है। तो ह्यूमन बॉडी का 70% भी क्या ही है? वाटर है। द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कंटेन वाटर। प्लांट के अंदर भी वाटर है, एनिमल के अंदर भी वाटर है। और एक अच्छी बात, हम ह्यूमन भी एनिमल ही हैं। हाँ, मतलब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, दो ही तो किंगडम होती है। तो हम ह्यूमन किसके अंदर आते हैं? एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं ना। बेटा अगर आप क्लास 3 के बच्चे से भी पूछेंगे बताओ नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, तो उसको भी पता होगा। हो सकता है सारे ना पता है, पर वो रिवर्स बता देगा, ओशन बता देगा, है ना, लेक्स बता देगा, बता पाएगा। इतना तो क्लास 3 का बच्चा भी बता पाएगा। तो आपको तो पता ही होगा कि जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है उसमें सबसे बड़ा सोर्स है रेन वाटर, बारिश का पानी। देन ओशन, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग, ये सब क्या है बेटा? नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, जिसको हम यूज़ कर करके पल्यूट कर रहे हैं या तो ख़त्म कर दे रहे हैं। दूसरा, अगर हम मैन मेड सोर्सेज की बात करें तो मैन मेड सोर्सेज वाटर के कौन से बेटा? हैंड पम्प हमने बनाया, ट्यूबवेल हमने लगाई, वेल्स मतलब कुएँ हमने बनाए, डैम हमने बनाए। तो ये क्या है? मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। अब दूसरा, जो रेन वाटर होता है वो भी हमारी अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं कलेक्ट हो जाता है। कैसे कलेक्ट होता है बेटा? सरफेस वाटर के फॉर्म में या अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में। देखो बारिश पड़ी तो ये बारिश का पानी जाके रिवर्स में मिल गया, तो ये कौन सा वाटर बन गया? सरफेस वाटर। कई बार जब बारिश गिरती है तो बेटा जो हमारी अर्थ होती है उसके अंदर भी कुछ वाटर इनफिल्ट्रेट करके चला जाता है, धरती पानी सोख लेती है, सीपेज होती है, इनफिल्ट्रेशन होता है, तो यही पानी क्या बन जाता है? अंडरग्राउंड वाटर। तो ये जो रेन वाटर है ये ही कलेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर एंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। धरती के अंदर जो पानी है वो भी रेन वाटर है, और धरती के ऊपर जो पानी वो भी रेन वाटर है। अब बेटा सबसे पहले हम सरफेस वाटर को डिस्कस करेंगे। तो अर्थ की सरफेस के ऊपर जितना भी वाटर प्रेजेंट है, भले ही वो ओशन में हो, रिवर्स में हो, लेक्स में हो, पॉन्ड्स में हो, स्ट्रीम्स में हो, उसे क्या कहा जाता है? सरफेस वाटर। अर्थ के सरफेस के ऊपर जितना भी वाटर अवेलेबल है, भले ही वो ओशन में हो, रिवर्स में हो, लेक्स में हो, पॉन्ड्स में हो, वो किस कैटेगरी में आएगा बेटा? सरफेस वाटर की कैटेगरी में आएगा। बेटा जो रिवर्स के अंदर वाटर होता है, जो लेक्स के अंदर वाटर होता है, वो कई बार तो रेन से मिलने वाला वाटर होता है, और कुछ केसेस में रिवर्स को और लेक्स को जो पानी होता है वो स्नो के मेल्ट होने से भी मिलता है। हमारे जो हिमालयन माउंटेन है या वर्ल्ड में किसी भी कोने में कहीं पर भी जो माउंटेन है उनके टॉप पर होता है ग्लेशियर, स्नो, है ना। जब ये स्नो मेल्ट होता है तो ये पेरिनियल रिवर्स को जन्म देता है। हमारी रिवर गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सारी कैसी रिवर है? पेरिनियल। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी इन रिवर्स में वाटर का फ्लो उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा स्नो मेल्ट होगा। तो रिवर्स में और लेक्स में जो पानी है वो रेन वाटर तो है, साथ में साथ स्नो के मेल्ट होने से भी आया है। जो स्नो कहाँ पर थी? माउंटेन्स पे थी। और अल्टीमेटली बेटा ये रिवर्स ही हैं जो किस में फ़्लो कर जाती हैं? सी में कर जाती हैं। सी बोले तो ओशन। अब देखो कैसे होता है ये रहा हमारा इंडिया,
और इंडिया के इस पार्ट में बहुत सारी रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब किस में मिल जाती हैं? बे ऑफ बंगाल। इंडियन ओशन का यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है, तो किस में मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, मतलब ओशन में मिल गई। फिर दूसरी यहाँ से निकली रिवर इंडस, यहाँ से निकली ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र फिर बे ऑफ बंगाल में मिल गई, और ये अरेबियन सी में मिल गई। तो कहीं ना कहीं जितनी भी रिवर्स होती हैं वो सब जाके सी में मिल जाती हैं, और जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो सी में नहीं मिल पाती हैं वो ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं, वो मेन रिवर का पार्ट बन जाती है, और फिर मेन रिवर अपना सारा पानी किसको देती है? सी को देती है। चलो अब अंडरग्राउंड वाटर को डिस्कस करेंगे। बेटा जो हमारी सॉइल होती है, जो हमारी अर्थ है, उसमें सीपिंग की कैपेसिटी है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, इनफिल्ट्रेट करने की कैपेसिटी है। तो कुछ जो बारिश का पानी होता है वो सीप करके कहाँ चला जाता है? सॉइल में, ठीक है। और कहाँ तक जाकर ये इकट्ठा होता रहता है? सॉइल में, जहाँ तक इन्हें क्या मिलती रहेंगी? पोरस रॉक। पोरस रॉक वो होती हैं बेटा जिनके अंदर से पानी जाता रहेगा, और जहाँ उसे एक ऐसी रॉक मिल गई जो नॉन पोरस है, जो पानी को आगे जाने नहीं देगी और अंदर, अब यहीं तक सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, सपोज़ करो ये अर्थ का लेयर है, यहाँ पर बारिश का पानी आ रहा है, तो अर्थ की खुद की सीपिंग कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन की कैपेसिटी, तो ये पानी अंदर जा रहा है। ये पानी अंदर कब तक जाता रहेगा बेटा? जब तक उसे पोरस रॉक मिले। क्या मिले? पोरस रॉक। पोरस रॉक का मतलब क्या होता है? जो पानी को आर पार जाने आने देगी। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब उस पानी को क्या मिल जाएगी? नॉन पोरस रॉक, और बस अब इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, ये पानी को अंदर नहीं जाने देगी, मतलब पास नहीं होने देगी अपने में से। तो बस यहाँ पर एक पानी का रिजर्वॉयर क्रिएट हो जाएगा। अब इस रिजर्वॉयर से आप पानी ट्यूबवेल के थ्रू, वेल के थ्रू ले सकते हैं। बेटा दूसरा, वो पानी जो अर्थ के अंदर है, जो क्रैक्स से अंदर गया है, क्रिवाइसिस है, इनसे पानी अंदर चला जाता है, ठीक है। क्रैक्स मतलब दरारें, क्रिवाइसिस मतलब भी चट्टानों में जो बिल्कुल नैरो दरार आ जाती है, नैरो क्रैक आ जाता है, उसको क्रिवाइसिस भी कहते हैं। तो जो अर्थ है उसके ऊपर जितना भी पानी आ रहा है रेन वाटर के फॉर्म में, कुछ पानी तो बह जाता है बेटा, कुछ पानी क्रैक्स के थ्रू, क्रेविसेस के थ्रू ज़मीन के अंदर चला जाता है, और यही क्या बनाता है? ग्राउंड वाटर रिसोर्स बनाता है। कई बार बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की वजह से ये जो पानी है वो स्प्रिंग्स के थ्रू बाहर भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा जब प्रेशर हो जाएगा तो यही पानी बाहर भी आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। फिर से ध्यान से सुनो, जो पानी अंदर इकट्ठा हो रहा था नॉन पोरस रॉक के ऊपर, पोरस तो उसको पानी पास होने देगी, पोरस तो उसको पास होने देगी और पानी अंदर अंदर और अंदर जाता जाएगा, पर नॉन पोरस रॉक जो होंगी अब उसे जाने नहीं देंगी, वो इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। बेटा जब कोई प्रेशर उसके ऊपर लगेगा तो वो पानी गशेस आउट, मतलब बाहर की तरफ आ जाएगा। किसके फॉर्म में? स्प्रिंग के फॉर्म में। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल्स, और अगर वो अपने आप ऊपर नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर कुआं बना लें, ट्यूबवेल लगा लें और उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। अब बेटा जितना भी वाटर सरफेस के ऊपर है वो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाता है, वापस आ जाता है टाइमिंग, क्योंकि बारिश हर साल होती है ना। प्रेसिपिटेशन, अब प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी फॉर्म में पानी का ऊपर से नीचे आना, ठीक है। अब पानी ऊपर से नीचे किस किस फॉर्म में आता है? हेल के फॉर्म में आता है, स्नो के फॉर्म में आता है, स्नोफॉल होता है, हेल होती है, रेनफॉल होती है। तो इन तीनों के फॉर्म में पानी का ऊपर से नीचे आना ही क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल प्रेसिपिटेशन का एक पार्ट है। तो जितना भी वाटर सरफेस के ऊपर अवेलेबल है वो नेचुरली रिप्लेनिश होता है थ्रू प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है किसी भी फॉर्म में पानी का ऊपर से स्काई से नीचे की तरफ आना। वो हेल के फॉर्म में भी हो सकता है ना, वो रेनफॉल के फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है, और नेचुरली ये ख़त्म भी होता जाता है। कैसे ख़त्म होता जाता है बेटा? क्योंकि कंटिन्यूसली हमारी नदियाँ किस में मिलती जा रही हैं? ओशंस में मिलती जा रही हैं। फिर एवोपरेशन हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली पानी एवोपरेट हो रहा है, गर्मी होती है तो पानी एवोपरेट होता है। फिर
एंड इवापोट्रांसपिरेशन। अब इवापोट्रांसपिरेशन, बेटा इवापोट्रांसपिरेशन को तो जनरली हम कैसे यूज़ करते हैं कि धरती के ऊपर से, मतलब अर्थ के ऊपर से जितना भी फॉर्म में वाटर एवापोरेट होके ऊपर जा रहा है वो, प्लस ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की, प्लांट की, ये बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और लीव्स तक पहुंचा देती हैं। लीव्स इसमें से कुछ वाटर को यूज़ करता है और बाकी वाटर को, बचे हुए पानी को वापस कर देता है, किसको, एटमॉस्फेयर को। तो ये पानी जो लीव्स एटमॉस्फेयर को देती हैं इसे ही कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो पानी जो सरफेस वाटर है वो कंटिन्यूसली कैसे लॉस्ट कर रहे हैं हम, प्लांट्स रूट्स के थ्रू पानी को ले रही हैं और बाद में एटमॉस्फेयर को दे रही हैं। बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो ओशन में मिल जा रही हैं। एवापोरेशन तो हो रहा ही है ना। बेटा कुछ सरफेस वाटर क्या कर रहा है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर एक पॉन्ड है तो इस पॉन्ड में पानी भर के रखा है हमने, पर बेटा कुछ पानी तो इनफिल्ट्रेट होके अर्थ के अंदर जा रहा होगा और यहाँ पर क्या बना रहा होगा, ग्राउंड वाटर। बेटा अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, नीड टू कंजर्व वाटर। ये बहुत ज़्यादा टिपिकल तो नहीं है पर मेरे अकॉर्डिंग ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की हमारी ज़रूरत है कि हम पानी को कंजर्व करके रखें। क्योंकि आप चेन्नई को जब पढ़ोगे, चेन्नई में अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे बेटा जहाँ पर पहले 50 फीट अगर आपने नीचे डिग किया तो पानी मिल जाता था। कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ 100 फीट डिग करने पे पानी मिल जाता था, पर अब कुछ एरियाज़ ऐसे हो गए हैं जहाँ 5 फीट हम डिग कर रहे हैं पानी नहीं मिल रहा है, 800 फीट डिग कर रहे हैं पानी नहीं मिल रहा है। तो ये सिचुएशन मतलब आपने अंडरग्राउंड वाटर को पूरी तरह ख़त्म कर लिया है। तो ये एक वाइज डिसीज़न होगा हमारी साइड से, हम इंडिविजुअल सबकी साइड से, कि हम पानी को कंजर्व करें, सेव करें, सो दैट जो फ्यूचर जनरेशन है उसे भी पानी मिले, इंडस्ट्री चलती रहे, एग्रीकल्चर होता रहे, हमें खाना मिलता रहे, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अच्छा दूसरी बात, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो बेटा, सारे ही क्वेश्चन वो बहुत ट्रिकी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछते हैं। कुछ 20-30% वेटेज वो ऐसे बच्चों के लिए भी रख देते हैं जिससे रिजल्ट बहुत ज़्यादा ना बिगड़े, कम से कम बच्चा ये क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही ले। तो मुझे से लगता है नीड टू कंजर्व वाटर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप पढ़ लें, ठीक है। चलें आगे, चलो बेटा जितनी भी रिसर्च आज तक पॉसिबल हो पाई है वो रिसर्च हमें बताती है कि सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे पानी है, इसके अलावा किसी और प्लैनेट पे पानी नहीं है, सिर्फ अर्थ पर ही पानी है। अब तक की रिसर्च हमें, स्पेस रिसर्च हमें ये बताती है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और मिल जाए, हु नोज़, पर अभी तक तो नहीं पता। बेटा जो पानी है, वाटर है, वो इनएविटेबल सोर्स है लाइफ का। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्या आप अपनी लाइफ से पानी को अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर बेटा जो डिस्टर्बेंसेस, जो इंटरफेरेंस हमने बायोलॉजिकल इकोसिस्टम में किया है ना, भले ही वो पॉपुलेशन को बढ़ा के किया हो, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो, है ना, जो आपने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया है, पॉपुलेशन जिस लेवल से बढ़ी है, तो ये इकोलॉजिकल सिस्टम में जो इंटरफेरेंस हुआ है, जो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम था उसको बिगाड़ने का काम जो हमने किया है, उससे पानी का बैलेंस, वाटर का बैलेंस है, जो अर्थ के ऊपर पानी पहले अच्छा खासा अवेलेबल था, क्वालिटी सही थी, वो सब कुछ हमने बिगाड़ के रख लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है पानी की कमी तो होगी ही होगी, है ना। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी होना। तो आपने जो इंटरफेरेंस बायोलॉजिकल इकोसिस्टम में किए हैं, जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए हैं, भले वो पॉपुलेशन के फॉर्म में किए हों, इंडस्ट्रियलाइजेशन के फॉर्म में किए हो, इन सब की वजह से अर्थ के ऊपर वाटर का बैलेंस बिगड़ गया है, ठीक है। पानी की कमी हो रही है, एरियाज़ डेजर्टेड एरिया में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, मैनकाइंड को, मानवता को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। इसीलिए बेटा कंज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है। अब कंज़र्वेशन क्यों ज़रूरी है हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आपको जब क्वेश्चन आए नीड टू कंजर्व वाटर, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ से दे देना कि जहाँ तक रिसर्च पॉसिबल हो पाई है अर्थ के ऊपर ही पानी अवेलेबल है, रेस्ट अदर प्लैनेट्स पे पानी नहीं है। पर हमारे डिस्टर्बेंसेस की वजह से, हमने जो डिस्टर्बेंसेस किए हैं बायोलॉजिकल इकोसिस्टम में, उसकी वजह से
वाटर का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया है, वो डिस्टर्बेंसेस हो सकता है पॉपुलेशन के इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन के फॉर्म में हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के फॉर्म में हो, पर ऑल इन ऑल इसने पानी की स्केर्सिटी को जन्म दिया है ना। पानी की कमी आज जो हो रही है उसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। अब हम एक एक करके वो रीज़न पढ़ेंगे और फिर आप भी लिख देना सम रीजन्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट रीज़न आप लिखेंगे कि हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया अंडरग्राउंड वाटर का। स्विच ऑन और ऑफ पे जब से पानी मिलने लगा, जब से इलेक्ट्रिसिटी आई है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं। पहले जब कुएं से लाते थे, हैंडपम्प से दूर दूर से पानी लाते थे, तब हमको पानी की वैल्यू थी। अब वो वैल्यू हमको पानी की है ही नहीं और वाटर टेबल पूरी तरह डिप्लीट कर रही है। मैं क्या बोल रही हूँ कि जब हम छोटे हुआ करते थे, बेटा हम छोटे भी नहीं, जब हम 11th-12th में थे, जब हमारे घरों में बोरिंग हुई तो 70-80 फीट पे पानी था। फिर 2-4-10 साल में वो पानी क्या हुआ, बंद होने लग गया, वहाँ से पानी का लेवल डाउन कर गया। फिर हमने उस बोरिंग को थोड़ा और गहरा करवाया तो 200 फीट तक करा लिया। पर अब कितनी बार हम गर्मियों में देखते हैं कि अभी भी पानी यहाँ पर कम होता है। फिर 1-2 महीने हम लोग सोचते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट म्यूनसिपाल्टी वाला जो टैप होता है उससे पानी ले लेते हैं। फिर गर्मी के 3-4 महीने बाद वापस से पानी यहाँ पर आ जाता है। मतलब अब हमारे यहाँ पानी 200 फीट पे अवेलेबल है, पर हमने अगर इसको कंजर्व नहीं किया तो ये टेबल और डिप्लीट होती जाएगी और नीचे नीचे पानी जाता जाएगा। गंगा यमुना ये मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर हैं, जो हमारी मोस्ट सेक्रेड रिवर है। रिवर गंगा का इम्पोर्टेंस तो आप सबको पता है। बीइंग अ हिंदू यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर गंगा, आपको पता ही होना चाहिए। यमुना का इम्पोर्टेंस हमको पता है, पर ये बेटा हमारी सेक्रेड रिवर, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर हैं। इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हमने वहीं डंप किया, पूजा सामग्री भी हमने वहीं डंप की, डेड बॉडीज़ को भी हमने वहाँ डंप कर दिया, अस्थि विसर्जन भी हमने उसमें कर दिया, है ना। हम खुद भी वहाँ पर नहाने लग गए, तो हमने पानी को तो पॉल्यूट किया। अब मानो नहीं मानो, आस्था के नाम पे, विश्वास के नाम पे, भगवान के नाम पे। और जो ग्लेशियर्स थे जो मेल्ट कर रहे थे पहले एक प्रॉपर रेट पे, अब उनकी मेल्टिंग का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पहले ये रेट इतना हाई नहीं था, पर अब ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बहुत सारा पानी पिघल कर, मतलब बहुत सारी स्नो पिघल करके रिवर में मिलती जा रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही हैं। और बेटा इसी तरीके से अगर ग्लेशियर मेल्ट होते रहे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए तो हम कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे। इट इज़ बिलीव दैट दीज पेरिनियल रिवर्स विल बी एक्सटिंक्ट विद इन 25 ईयर। भगवान बचाए, क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हो ध्यान से, कि अगर ऐसे ही चलता रहा कि इसी तरीके से आइस मेल्ट होती रही तो आने वाले 25 सालों में जितने भी पेरिनियल रिवर हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। गंगा, यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर, रिवर वो लेक मानसरोवर के पास से निकली इंडस, ब्रह्मपुत्र, सारी नदियों में पानी ख़त्म हो जाएगा आने वाले 25 सालों में, ऐसा एक स्टडी बताती है। अगर इसी तरीके से आइस मतलब स्नो मेल्ट होती रही तो। भाई इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि इक्वेटोरियल बेल्ट की तरह रोज़ 4 बजे बारिश हो जाए, बिल्कुल नहीं है। हम जहाँ पर रहते हैं हमें सीजनल रेनफॉल मिलती है। हमने 3 मंथ डिसाइड कर रखे हैं कि भाई दिस पीरियड टू दिस पीरियड हमें रेनफॉल मिलेगी, पर कभी कम मिलती है, कभी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो कम मिलना तो बेटा हमारे लिए प्रॉब्लम है ही, पर ज़्यादा मिल जाना भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम इतने पानी को सेव तो नहीं कर पाते, नदी में नालों में बहकर वो अल्टीमेटली ओशन तक पहुँच ही जाता है। तो बेटा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको मिलती है सीजनल रेनफॉल, पर बेटा ये जो इक्वेटोरियल बेल्ट होता है ना, इक्वेटर के आसपास वाला बेल्ट, इसको रोज़ 4 बजे बारिश मिलती है, पर हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर है। तो बेटा इंडिया को मिलती है सीजनल रेनफॉल, और ये जो रेनफॉल होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लद्दाख को नहीं मिलेगी, राजस्थान को नहीं मिलेगी, तो गारो खासी जयंतिया जो हिल्स हैं, मेघालय, इनको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो एक तो रेनफॉल सीजनल है, ऊपर से इनको मिलती नहीं है, किसी एरिया को बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इसीलिए कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। पानी की रिक्वायरमेंट तो आपको साल भर ही रहेगी, ऐसा तो नहीं होगा कि ठंडी है तो आप पानी पीना छोड़ दोगे, है ना। तो वाटर की रिक्वायरमेंट तो आपको हर पूरे ईयर में लगती है, थ्रू आउट द ईयर लगती है। तो ईयर के कुछ पार्ट को हम देखें, स्पेशली मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी की कमी हो जाती है, स्कैर्सिटी हो जाती है वाटर की डिफरेंट प्लेसेस पे। बेटा अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम जो
खेती पहले किया करते थे, जो फार्मिंग हम पहले किया करते थे, तो हम रेनफॉल पैटर्न को फॉलो करते थे, ठीक है, कि भाई जब बारिश होगी तो हम ये वाली क्रॉप ग्रो करेंगे, जब बारिश नहीं होगी तो हम ये वाली क्रॉप ग्रो करेंगे, मतलब अदर सीज़न में। पर आज हमारा किसान वाटर इंटेंसिव क्रॉप पे शिफ्ट कर गया, क्योंकि उसको पता है धरती के अंदर पानी है, स्विच ऑन करो पानी मिल जाएगा, स्विच ऑफ करो पानी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से मूंग गर्मी में उगा रहे। बेटा मूंग एक ऐसी फसल होती है जिसको बहुत पानी लगता है, उसको गर्मी में उगाने की ज़रूरत ही नहीं, इतनी गर्मी है, मूंग को पानी ज़्यादा चाहिए। अब क्यों उगा रहे हो मूंग? मत उगाओ। हम मूंग के पकौड़े नहीं खाएंगे तो भी चल जाएगा, हमारा जीवन ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पानी की कमी है पर वो राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। ये जो हम एक्सेसिव इरिगेशन का यूज़ कर रहे हैं एक्सेसिव पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए, इसकी वजह से 90% जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। 90% जो हमारे फ्रेश वाटर के रिसोर्स थे अर्थ के ऊपर वो हम ख़त्म कर चुके हैं, बस इसी खेती में पानी दे देकर। भाई आप उस क्रॉप को ग्रो करो ना जिसको पानी कम चाहिए हो, उसको। तो बेटा मैं तो अपने किसान भाइयों से यही कहूँगी, पेजेंट से यही कहूँगी कि थोड़ा समझदारी से डिसीजन लें, कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है कौन सी नहीं ग्रो करनी है वो ध्यान रखें। दूसरा बेटा इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो भी बहुत बड़े अमाउंट में वाटर को यूटिलाइज़ करती हैं और हमारे फ्रेश वाटर को पॉल्यूट भी करती हैं। कई से अपने वेस्ट वाटर को, पॉल्यूटेड वाटर को, पॉइजनस वाटर को डंप कर देती है रिवर्स में। वो गंदा काला पानी हमारे बहुत सारे अच्छे पानी को ख़राब कर देता है। इसीलिए पानी का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि भाई इंडस्ट्री इतना पानी यूज़ करें, इतने वाटर को पॉल्यूट करें, तो थोड़ा बहुत हमें अपने लिए बचा के रखना चाहिए। एफॉरेस्टेशन को एनकरेज करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर को जो लीव्स हैं वो पानी वापस दे देंगी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का बैलेंस बना रहेगा और इससे प्रेसिपिटेशन का रेट भी एनहांस होगा, ज़्यादा बारिश हमें मिलेगी। क्लियर है बेटा? हो सकता है 2 मार्कर में आपसे पूछ लिया जाए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, या हो सकता है आपको 4 ऑब्जेक्टिव दे करके एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना लिया जाए कि बताओ इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो पहला, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। दूसरा बेटा ये चेक करना कि रेन वाटर का फ्लो ना हो, क्योंकि ये फ्लो करके नालों में मिल गया तो वो पानी किसी यूज़ का नहीं रहेगा। देन फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन बेटा ड्राई सीज़न में भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, कि नहीं पड़ती है? पड़ती है। तो ड्राई सीज़न में पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो टॉपिक है वो हम पार्ट 2 से शुरू करेंगे, ठीक है।